नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप को बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत। पीएम मोदी ने ईयू नेताओं से की फोन पर बात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप की फ्रेंडशिप पर पूर्व अमेरिकी एनएसए ने किया खुलासा। कहा, मोदी से ट्रंप के रिश्ते खत्म, तो ट्रंप बोले, लगता है हमने भारत रूस को खो दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने कहा, बिहार में काम नहीं करेगा गुजराती मॉडल, तो केरल कांग्रेस ने बीडी से की बिहार की तुलना। मचा भारी बवाल। बंगाल विधानसभा में वोट चोर स्लोगन पर भारी बवाल। बीजेपी का आरोप, ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को दी गाली। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार। बीमारी के कारण कैबिनेट बैठक हुई स्थगित, तो केजरीवाल हुए एक्टिव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप को लगने जा रहे एक और बड़े झटके की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसको लेकर यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने एफटीए के साथ साथ इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात की। इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता को पूरा कर लिया जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया। साथ ही ईयू प्रमुख ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने और शांति की राह बनाने में भारत की भूमिका काफी ज्यादा अहम है। भारत ईयू के बीच में जो एफटीए हो रहा है, उससे ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, यह सिर्फ एफटीए की बात नहीं है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन यह समय की बात है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दबाव क्या बना रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म करने में केवल अमेरिका ही भूमिका निभा सकता है और उसके लिए कोई दूसरे तीसरे देश की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया और बार बार दावा करते रहे कि देखो, हमने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके कारण भारत और रूस के बीच के संबंध या तो खराब होंगे। अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदना कम कर देता है तो दोनों के संबंध पर असर पड़ेगा, या फिर अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता रहा तो भारत आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। उसका, ट्रंप का मानना तो यही था, लेकिन हुआ इससे उलट। अब पूरा यूरोपीय यूनियन, मतलब यूरोप के सारे देश ये मान रहे हैं कि इस टैरिफ वार में भारत आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ खड़े हैं, रूस के खिलाफ खड़े हैं। ये ऐसा एक विवादास्पद मुद्दा लग सकता है कि एक तरफ यूरोपीय संघ के सारे देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत से ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हैं और एफटीए की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ये पुतिन का युद्ध नहीं, मोदी का युद्ध है। ये भारत के पैसे से युद्ध लड़ा जा रहा है और यूरोप को धमकी दे रहे हैं कि भारत जो प्रोसेसिंग के बाद पेट्रोलियम बेचता है उसमें आपकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आप सारे शिपमेंट हटा लो, इंश्योरेंस कंपनियों को मना कर दो और उसके बाद भारत से समझौता खत्म कर लो। यानी आर्थिक दबाव केवल अमेरिका नहीं बना सकता, उसके लिए तो यूरोप की भी जरूरत पड़ेगी। और इस बीच यूरोप है जो भारत के करीब आ रहा है। यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो ये चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से ग्लोबल इंसल्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और इसलिए बौखलाहट उसको दिखाई पड़ रहा है। जी, तो ये एग्रीमेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। साथ ही ट्रंप को लगातार अमेरिका के अंदर आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। टैरिफ बवाल के बीच में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की गहरी निजी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि लगता है हमने भारत को
खो दिया है। ट्रंप ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। साथ ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज के साथ डिनर का आयोजन भी किया था। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एप्पल के टिम कुक और मेटा के मार्क जुकरबर्ग समेत कई दिग्गज इस डिनर में मौजूद थे। लेकिन इस हाई आईक्यू ग्रुप की टेबल पर एक नाम गायब रहा, वो है एलन मस्क का। बड़ी बात इस डिनर की ये रही कि 5 भारतीय सीईओ भी मौजूद रहे। मतलब भारत पर टैरिफ का वार, तो दूसरी तरफ भारतीय सीईओ से मोहब्बत भी दिखाई दे रही है। ट्रंप ने जो अभी ताजा ट्वीट किया है, क्या वो दर्द बयान कर रहे हैं या इनकी कोई नई राजनीति है? ये देखिए, ट्रंप ये भूल चुके हैं कि ट्रंप का मतलब अमेरिका नहीं होता, अमेरिका मतलब ट्रंप नहीं होता। ये ट्रंप के लिए समस्या है। अभी भी भारत के अंदर या भारत के लीडरशिप में भी अमेरिका के प्रति उतनी नफरत नहीं है जितना ट्रंप का मोदी के प्रति नफरत हो गया है। ये ट्रंप और मोदी के बीच की बात हुई। ट्रंप ने अपने उस क्रेडिट वार में अपनी हार को देखते हुए भारत को क्रश करने की कोशिश की। यही तो जॉन बोल्टन भी कह रहे हैं कि ये ट्रंप का निजी इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, जो भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं हो सकता। और पूरे अमेरिका में जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं वो सब यही बात कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ही बेहतर है। चीन के साथ जाने का मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, सामरिक सहयोग नहीं हो सकता, बल्कि वहां पर केवल आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन ये ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ ये अभियान चलाया, मोदी को टारगेट करने की कोशिश की है, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। चाहे पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर दूसरे स्तर पर अपने आप को एक ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए अपने इतने बेहतर दोस्त को खो देना। तो ये ट्रंप भूल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच का संबंध ये कुछ समय का ट्रांजिशन पीरियड है। अभी जब तक ट्रंप को ये लग रहा है कि भारत के साथ हम अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, वो ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अमेरिका में अभी भी ट्रंप के खिलाफ की लॉबिंग भारत के साथ ही है। और भारत ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में दुश्मनी, कुछ दिन में दोस्ती कर ले। इसलिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन ट्रंप की जरूरत न भारत को है और न अमेरिका को है। तो अब ट्रंप के जाने का समय है। वो या तो यूटर्न ले, माफी मांगे और ये कह दे कि जब हमने जो कुछ काम किए, टैरिफ वार में हम इन्वॉल्व हो गए, भारत के खिलाफ बातें की, ये मोदी को ह्यूमिलिएट करने वाली बातें थी, ये पर्सनल बातें हैं। क्योंकि आपने अर्मेनिया, अजरबैजान समझ लिया भारत और पाकिस्तान को, और ये कह दिया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में मेरी ही सबसे बड़ी भूमिका है। जबकि भारत का प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन रहा है और दूसरी तरफ आप हो जो अपने आप को, ये कहा जाता है, खुद मुख्तार बनना। तो ये समस्या अभी और गहराएगी। ट्रंप या तो माफी मांगेगा या फिर पद छोड़कर कहीं फिर से प्रवास में चला जाएगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक देख सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स के माध्यम से दावा किया कि गुजराती मॉडल बिहार में काम नहीं करेगा। लालू यादव ने लिखा कि ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। तो वहीं जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है, इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर भी विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है, जिससे कांग्रेस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। ये विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां ट्वीट करने से पहले कुछ सोचते समझते नहीं है क्या? देखिए, लालू प्रसाद यादव अभी ट्वीट करने की स्थिति में भी नहीं है। जी। और न खुद से वो ट्वीट करते होंगे। उनकी टीम है जिस पर कब्जा तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव आजकल हो सकता है कि राहुल गांधी की टीम से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बिहार के लोगों को भी ये पता है कि फैक्ट्रियां कैसे बन रही है, विकास क्या हो रहा है, लेकिन आप बार बार ये इशारा क्या करते हो कि दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। तो गुजरात में फैक्ट्री दे रहे हैं ज़्यादा, गुजरात का विकास ज़्यादा हो रहा है, और फिर दूसरी तरफ बिहार का विकास कम हो रहा है। बिहार के लोग ये समझ रहे हैं।
ये कहने का मतलब तो इनका यही है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव ये सोचकर बताएंगे कि जब उनकी सरकारें हुआ करती थी और केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की सरकारें रही, तो उस समय क्या गुजरात अंडर डेवलप्ड स्टेट था? गुजरात में फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी, बिहार के लोग गुजरात जाकर वहां मजदूरी नहीं कर रहे थे। ये तो एक प्रोसेस चला है, 1947 से पहले ही ये प्रोसेस चल गया था और कोस्टल स्टेट का विकास ज्यादा हुआ। बिहार के पिछड़ेपन में सबसे बड़ी भूमिका तो कांग्रेस की रही है, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के लिए कोई ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल नहीं लाया, चाहे बिहार में हो या फिर दिल्ली से वहां पर पैकेज देना हो। अभी वो चीजें बदली जा रही है। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क बिहार की राजनीति में नहीं पड़ेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो इसकी तो रणनीति ही यही रही है। आज माफी मांगना पड़ा कांग्रेस को इस बात के लिए कि आपने बीड़ी और बिहार की तुलना कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और बीड़ी के मुद्दे पर भी सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार की बीड़ी से तुलना की जा रही है। लेकिन इन लोगों का माइंडसेट सिर्फ बिहार की बीड़ी की बात नहीं है। ये क्या मुद्दा उठाए कि देखो सिगरेट पर 40% टैक्स और बीड़ी पर 18% टैक्स, यानी कि बीड़ी बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा कि बीड़ी में बिहार के लोग गरीब हैं और गरीबों के लिए बीड़ी उपलब्ध होता है, सिगरेट महंगा होता है, तो इसलिए यहां बिहार की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो मुद्दा तो यही है कि तुम गरीबों के साथ हो या अमीरों के साथ हो। जो राहुल गांधी चीख चीख कर चारों तरफ कहता है कि कुछ बड़े उद्योगपति, बड़े एलीट क्लास के लोग देश की राजनीति पर, देश की व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं, तो बीड़ी पीने वाले और बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को तुम तो एक तरह से देश के बाहर कर रहे हो कि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाओ, उन्हीं से चूसो। ये सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। तो इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर ऐसे गिरी है कि इसको माफी मांगनी पड़ी, केवल बिहार के मुद्दे पर नहीं बल्कि बीड़ी के ऊपर टैक्स कम करने के मुद्दे पर भी। जी, बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। विधानसभा में टीएमसी के विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाए। खुद ममता बनर्जी ने जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार भी किया। ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को वोट चोर पार्टी कहे जाने पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी राज्य के सीएम ने प्रधानमंत्री को गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को बढ़ावा भी ममता ने दिया। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को गाली दी, उन्हें अब जाना होगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है? देखिए, विधानसभा के अंदर जो बोल रही हैं उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होगा नहीं, लेकिन बाहर में बोल रही हैं एफआईआर दर्ज हो जाएगा। ममता बनर्जी की समस्या एफआईआर नहीं है। ममता बनर्जी की समस्या है कि उनके आधार खिसक रहे हैं, वोट खिसक रहे हैं, और जिस अंदाज में वो बात कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं होना चाहिए, वो संकेत मिल रहा है कि वो सारे दुश्मनों को अपने साथ लाना चाहती हैं। वो वामपंथी पार्टियों को भी सपोर्ट करना चाहती होंगी और ये देख रही हैं कि वामपंथी पार्टियां जहां पर मजबूत है वहां इनडायरेक्टली सपोर्ट करो, अगर गठबंधन न करो तब भी। कांग्रेस जहां पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेगी इन विधानसभाओं में, वहां पर उसको सपोर्ट करो और ये पर्दे के पीछे से एक गठबंधन बनाओ, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन तो कर नहीं सकती। तो जो मोड इनका दिख रहा है वो लगता है कि इनको रिपोर्ट मिली है टीएमसी के नेताओं से, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट से। ये लोग सर्वे भी करवाते, वहां से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में फतह कर लेगी, किला जीत लेगी। तो इसलिए वो अभी इतने परेशान हैं कि उनको लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा उठा दें, कितना घृणा पैदा कर दे लोगों के अंदर, पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर, कि यहां के लोग सेंटिमेंट में बह जाएं, भावनाओं में बह जाएं। इसलिए बंगला कार्ड खेलेंगी, इसलिए मोदी को, अमित शाह को गालियां देगी, इसलिए घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो तरीके दिख रहे हैं उनके, लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का सफाया तय है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पंजाब इस साल भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश की वजह से राज्य को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में रावी, सतलुज जैसी नदियां उफान पर है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इसका फायदा अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल पंजाब में सुपर एक्टिव हो गए हैं, बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी
कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए हैं। आज शाम को कैबिनेट की बैठक भी होनी थी। भगवत सिंह मान की खराब सेहत को देखते हुए ये बैठक को आज कैंसिल करना ही पड़ गया। अरविंद केजरीवाल अचानक से एक्टिव हो गए हैं। बाढ़ से तो हाहाकार है, क्या पार्टी के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है? देखिए, जो स्थितियां पंजाब में हुई है, अभी भगवंत मान अचानक से बीमार पड़ते हैं। कब पड़ते हैं बीमार? जब अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए, भगवंत मान बीमार पड़ गए और बीमार होने की खबर तो आई, लेकिन ये खबर नहीं आई कि किस हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री अगर सिर्फ उपस्थिति के लिए भी आएंगे तो ये जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री की नहीं है। अभी बाढ़ से परेशानी है पंजाब के अंदर। 23 जिला, सारे के सारे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाखों लोग प्रभावित हैं, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। और ऐसे में अभी इंतजार कर रहे हो। एक दिन आपको समय लगा, 1 घंटे के अंदर आपने केंद्र से डिमांड कर दी, प्रधानमंत्री मोदी हमें 60,000 करोड़ का पैकेज चाहिए। लेकिन आपने इतने दिनों में क्या किया? इनके सारे वॉलेंटियर जो चुनाव के समय एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं कि लाखों की संख्या में मेरे पास लोग हैं, उन्होंने राहत कार्य के लिए कुछ नहीं किया, न दिल्ली की टीम ने, न पंजाब की टीम ने। और ऐसे समय में ये दिख रहा है कि जब पंजाब के लोग डिमांड कर रहे हैं भगवंत मान से, विधायक भगवंत मान की बात कर रहे हैं और ये कब्जा करने की कोशिश में लगा है कि ऐसे समय में भगवंत मान को पीछे करो और केजरीवाल का चेहरा चमकाओ। तो अंदर से पार्टी के जो कोहराम मचा हुआ है, उसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पंजाब के अंदर एक आग लगी हुई है। इसीलिए कुछ समय से भागा फिर रहा था। इस मौके पर जाकर वहां कोशिश करेगा, देखेगा कि देखो हम आ गए, तुम लोगों का तारनहार है। लेकिन पार्टी के अंदर जो चल रहा है, विधायक सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लगता नहीं है कि ज्यादा दिन तक ये भगवंत मान उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। बीमारी तो एक बहाना है, आगे वो कुछ नया खेल करने की कोशिश में लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।